Today we will continue chapter 3 of history for class 12th and chapter name is kinship, caste and class. आज हम करने वाले हैं अपना टॉपिक दैट इज़ ऑब्जर्वेशन मेड बाय फासियन एंड स्वान-सांग। तो ये दोनों ही जो यात्री थे ये चीन से बिलोंग करते थे और भारत में अपनी अपनी कुछ बौद्ध धर्म से जुड़ी जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए यहाँ पर आए थे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फासियन के बारे में। तो फासियन या आपने इसका नाम फाहियान भी सुना होगा। फासियन जो है वो 5th सेंचुरी में यानी कि 5वीं ईस्वी में भारत में आए थे और उन्होंने अपनी एक राइटिंग में लिखा अनटचेबल साउंडेड क्लैपर व्हेन दे एंटर्ड स्ट्रीट सो दैट द पीपल कुड अवॉइड द साइट। तो उन्होंने लिखा कि जो अनटचेबल्स थे, जो शूद्र थे, वो क्लैपर यानी कि करताल की ध्वनि बजाते हुए गांव के अंदर एंटर करते थे, जिससे कि लोगों को पता चल जाता था कि शूद्र यहाँ पर आ रहे हैं, यानी कि अछूत यहाँ पर आ रहे हैं और वो उस साइट को, उस जगह को अवॉइड करते थे, वहाँ से निकलना जो है बंद कर देते थे। तो ये लिखा गया था फासियन के द्वारा कि किस तरह से 5वीं शताब्दी में उसने इन चीज़ों को यहाँ पर आकर के ऑब्ज़र्व किया। नेक्स्ट है स्वान-सांग। स्वान-सांग जो भी है 7वीं शताब्दी में भारत में आया। ये एक बौद्ध मॉन्क थे यानी कि बौद्ध भिक्षुक थे और यहाँ पर गौतम बुद्ध के जीवन से रिलेटेड बातों को जानने के लिए आए थे। ये 7वीं शताब्दी में यहाँ पर आए और इन्होंने भी ये ऑब्ज़र्व किया, इस बात का निरीक्षण किया कि जो एग्जीक्यूशनर थे यानी कि जो वधिक थे, जिनका काम होता था कि लोगों को सजाए मौत देना राजा के द्वारा, तो जो ये एग्जीक्यूशनर थे और जो स्केंजर्स थे यानी कि जिनका काम होता था साफ़ सफाई करना, कूड़ा कचरा उठाना, उन्हें शहर से बाहर रहने के लिए फोर्स किया जाता था। अब इसके बाद हमारे इतिहासकार एक पॉइंट रखते हैं, देयर वर इंस्टेंस ऑफ चंडाल्स who were not accepting the life of degradation prescribed in the शास्त्रा। तो क्या कुछ इस तरह के हमें साक्ष्य मिले हैं कि जिसमें कुछ चंडाल ऐसे हों कि जिन्होंने इस तरह की नीची जीवन जीने से या जो निम्न जीवन जीने से उसने मना किया हो। तो इस तरह की कुछ चीज़ें हमें शास्त्रों में भी देखने को मिलती हैं, यानी कि कुछ लोग ऐसे थे जो इन चीज़ों का विद्रोह किया करते थे। तो यहाँ पर हमने देखा चीन यात्रियों के द्वारा कि किस तरह से उन्होंने समाज के अंदर व्याप्त बुराइयों के बारे में बताने की कोशिश की, बियॉन्ड बर्थ, रिसोर्सेज एंड स्टेटस। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जन्म से परे संसाधन और प्रतिष्ठा। तो द सोशल पोजीशन ऑफ डिफरेंट सेक्शन वर ऑफन शेप्ड बाय देयर एक्सेस टू इकोनॉमिक रिसोर्सेज। तो जो भी सामाजिक रुतबा होता था या जो भी सामाजिक स्तर होता था वो अलग अलग वर्गों का वो किस बात पर निर्भर करता था। तो उनकी निर्भरता जो होती थी वो इकोनॉमिक रिसोर्सेज के असेस पर होती थी, यानी कि जो जिस तरह से आर्थिक संसाधनों का प्रयोग करेगा उसका समाज में उसी तरह का स्तर होगा और उस यानी कि वर्गों को उसके आर्थिक रिसोर्स के असेस के अकॉर्डिंग सोशल पोजीशन मिली हुई थी, यानी कि जो जिस तरह से आर्थिक संसाधनों का प्रयोग कर रहा है उस वर्ग को समाज में उसी तरह से स्तर मिले हुए थे। तो इसमें आएगा द क्राइटेरिया ऑन विच प्रॉपर्टी इज़ ग्रांटेड इज़ एज फॉलो। तो इस तरह से प्रॉपर्टी जो है वो ग्रांट की जाती थी, यानी कि संपत्ति जो है वो दी जाती थी ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, यानी कि लिंग के आधार पर और वर्ण के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर एंड ऑन द बेसिस ऑफ वर्ण, यानी कि लिंग और वर्ण के आधार पर ये दो तरीके थे जिसमें रिसोर्सेज को बांटा जाता था। तो यहाँ पर हम देखेंगे जेंडर्ड असेस टू प्रॉपर्टी, यानी संपत्ति पर स्त्री और पुरुष का जो अधिकार था वो अलग अलग तरह से माना जाता था। द असेस
to resource sharpened the social differences between men and women। तो स्त्री और पुरुष दोनों के ही संपत्ति को लेकर के अलग अलग अधिकार थे। अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति द वुमेन वर नॉट एलिजिबल टू क्लेम अ शेयर इन द पेरेंटल प्रॉपर्टी। तो मनुस्मृति के अनुसार कोई भी स्त्री जो है वो अपनी माता पिता की मृत्यु के बाद पैतृक जायदाद के लिए क्लेम नहीं कर सकती थी, दावा नहीं कर सकती थी, यानी कि उनका अपनी माता पिता की संपत्ति पे कोई भी अधिकार नहीं था। द पेरेंटल प्रॉपर्टी वॉज डिवाइडेड अमंग द सन आफ्टर द डेथ ऑफ पेरेंट्स विद अ स्पेशल शेयर फॉर द एल्डेस्ट। जो पैतृक संपत्ति थी वो लड़कों में ही डिवाइड की जाती थी, पुत्रों में ही डिवाइड की जाती थी उनके माता पिता की मृत्यु के बाद, और जो सबसे बड़ा होता था परिवार का बड़ा पुत्र जो होता था उसको स्पेशल शेयर दिया जाता था, उसको विशेष जो है वो अधिकार भी उसमें दिए जाते थे। हाउएवर द वुमेन कुड रिटेन द गिफ्ट दे रिसीव ऑन द ओकेजन ऑफ देयर मैरिज एट स्त्रीधना। तो यहाँ पर एक बात और की गई कि वुमेन्स को उपहार के रूप में क्या दिया जाता था, संपत्ति का एक तरह से भाग दिया जाता था जो कि उसकी शादी में दिए जाते थे, और इसे स्त्रीधन कहा जाता था। यानी कि स्त्रीधन जो है वो उसकी मैरिज में किसी लड़की को दिया जाता था, वो उसके माता पिता की तरफ से एक तरह से संपत्ति में से ही दिए जाने वाले उपहारों के रूप में उसे दिया जाता था। दिस कुड बी इनहर्टेड बाय हर चिल्ड्रन विदाउट द हस्बैंड हैविंग एनी क्लेम टू इट। अब जो ये संपत्ति या जो ये उपहार किसी भी कन्या को या स्त्री को मिलते थे स्त्रीधन की तरह, उसे उसकी संतान तो विरासत के रूप में ले सकती थी, लेकिन पति का उसके ऊपर कोई हक नहीं होता था। यानी कि जो लड़की को अपने मायके से मिलने वाले उपहार थे उस पर सिर्फ लड़की और उसके बच्चों का तो अधिकार हो सकता था, लेकिन उसके पति को उसमें कोई भी अधिकार नहीं मिलता था। अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति women were not supposed to hold family property and their own valuable without their husband permission। मनुस्मृति के अनुसार औरतों को एक चेतावनी ये भी दी जाती थी कि वो अपने पति की आज्ञा के बिना संपत्ति को गुप्त रूप से उसका संचय नहीं कर सकती, यानी कि अपने आप से अपनी संपत्ति को परचेज नहीं कर सकती थी औरत जब तक कि उसे उसके पति की आज्ञा नहीं मिलती थी। यानी कि पति की आज्ञा के बिना वो किसी भी तरह की प्रॉपर्टी में क्लेम नहीं कर सकती थी, उसे खरीद नहीं सकती थी। बोथ एपिग्राफिक एंड टेक्सुअल एविडेंस सजेस्टेड दैट वाइल अपर क्लास वुमेन मे हैव हैड एक्सेस टू रिसोर्सेज लैंड कैटल एंड मनी वर जनरली कंट्रोल्ड बाय मैन। अधिकतर साक्ष्य और जो अभिलेख हमें मिले हैं या साहित्यिक रूप से हमें जो भी ग्रंथ मिले हैं, इनसे इस बात की ओर ही इशारा जाता है कि उच्च वर्ग की महिलाओं का संसाधनों पर अधिकार तो पूरा होता था, यानी कि वो संसाधनों को पूरी तरह से यूज़ कर सकती थी, लेकिन इसके बावजूद भी भूमि, पशु और धन पर उनके पुरुषों का ही नियंत्रण होता था। तो यहाँ पर हमने देखा कि किस तरह से स्त्री और पुरुष के लिए संपत्ति के लिए अलग अलग अधिकार बने हुए थे। नेक्स्ट है वरण एंड असेस टू प्रॉपर्टी। तो वरण के लिए संपत्ति के किस तरह के अधिकार थे उन्हें भी हम लोग देख लेते हैं। ब्राह्मणीय ग्रंथों के अनुसार संपत्ति का अधिकार एक और आधार पर था और उस आधार का नाम था वरण। हमने पहले भी पढ़ा है कि शूद्रों को सिर्फ एक ही काम सौंपा गया था, सेवा करने का। तो उनका सिर्फ एक ही काम था कि उन्हें तीनों ही वर्णों की सेवा करनी होती थी। वाइल ए वैरायटी ऑफ ऑक्यूपेशन वर असाइंड टू द फर्स्ट 3 वर्ण। हालांकि जो तीनों वर्ण थे, यानी कि जो क्षत्रिय थे, ब्राह्मण थे और शूद्र थे, वो अलग अलग तरह के व्यवसाय के द्वारा अपनी आजीविका को कमा सकते थे। द वेल्दिएस्ट पीपल वुड हैव बीन द ब्राह्मणास एंड क्षत्रियास। बुद्धिज्म रिकग्नाइज द डिवीजन ऑफ सोसाइटी इज प्रिवलेंट इन सोसाइटी बट डिड नॉट रिगार्ड दिस एज नेचुरल और इनफ्लेक्सिबल।
तो जो सबसे अमीर लोग होते थे सोसाइटी में, समाज में, वो ब्राह्मण और क्षत्रिय थे। बुद्ध ने भी, या जो बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग थे, उन्होंने भी इस बात की पहचान की है कि जो सोसाइटी थी वो अलग अलग वर्गों में विभाजित थी, और इस विभाजन को हम प्राकृतिक रूप से या प्राकृतिक विभाजन नहीं मान सकते, क्योंकि शूद्रों के साथ जो है वो बहुत ज़्यादा अन्याय किया जाता था। दे ऑल्सो रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ क्लेम फॉर हायर स्टेटस ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ। इसके साथ साथ वो जन्म के आधार पर सामाजिक प्रतिष्ठा जो दी गई थी, बांटी गई थी, उसे भी पूरी तरह से अस्वीकार करते थे। तो यहाँ तक आपको आपके नोट्स प्रिपेयर करने हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एन ऑल्टरनेटिव सोशल सिनेरियो, शेयरिंग वेल्थ, एक्सप्लेनिंग सोशल डिफरेंसेस, अ सोशल कॉन्ट्रास्ट। तो इसको सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच।